जी हाँ, और बड़ी खबर का रुख करने से पहले अपने साथ स्टूडियो में मौजूद खास मेहमानों से आपका परिचय करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ एयर कमोडोर अशमिंदर सिंह बहल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले बड़ी खबर सबसे पहले डोनेस से। डोनेस में रूसी कब्जे वाले इलाकों पर हमला हुआ है। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूसी मिलिट्री ट्रक तबाह हो गया। ये देखिए तस्वीरें, वेपन लेकर जा रहे ट्रक में कैसे धमाके के बाद, हमले के बाद भीषण आग लग गई। और रूसी ड्रोन अटैक का नया वीडियो सामने आया है। निप्रो में रिहायशी इमारत में ड्रोन अटैक, हमले में तबाह होती दिखी इमारत। तो निप्रो में यह हमला किया गया है, रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। ये देखिए काफी तेजी के साथ ये ड्रोन आता है और हमला होता है। रूसी ड्रोन हमले का ये वीडियो, उसकी तस्वीरें, निप्रो के एक रिहायशी बिल्डिंग को टारगेट किया गया, हमले में इमारत तबाह होती नजर आ रही है। तो दो तस्वीरें आपके सामने, मिलिट्री ट्रक पर हमला ड्रोन से और फिर रिहायशी इमारत पर ये अटैक। और वहीं चेर्निहिव में रूस का हमला हुआ है। रूसी हमले का यूक्रेन ने जवाब भी दिया है। रूसी कामिकाजी ड्रोन को यूक्रेन ने मार गिराया है। ये तस्वीरें आप देखिए, रूसी हमले का कैसे यूक्रेन की तरफ से जवाब दिया। और रूसी हमलों से निप्रो में जबरदस्त तबाही हुई है। मिसाइल हमलों में अब तक 15 लोगों की मौत की खबर है। हमले में कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गई। तो लगातार ये हमले चल रहे हैं। देखिए चेर्निहिव में रूस का ये हमला, दूसरी तरफ निप्रो में अटैक किया गया, रूस की तरफ से रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। तो रूस के विध्वंसक हमलों से दहल गई है यूक्रेन की राजधानी कीव। 60 सेकंड में कीव पर 4 मिसाइल अटैक हुए। रूस के हमलों से कीव में हर तरफ तबाही और बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, एक के बाद एक कैसे अटैक्स हो रहे हैं। राजधानी कीव को बनाया जा रहा है निशाना। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक के बाद एक लगातार कीव को इसी तरह से दहलाया जा रहा है। 1 2 3 4 5, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी तबाही और बर्बादी के निशान आपको देखने को मिलेंगे। अब तक ऐसा लग रहा था कि राजधानी कीव को व्लादिमीर पुतिन ने बख्शा हुआ है, लेकिन अब कीव पर ही सबसे ज्यादा हमले रूस की तरफ से हो रहे हैं। और रूस के हमलों से दहला यूक्रेन, 3 शहरों पर रूस का अटैक। रूसी हमलों से यूक्रेन में भीषण तबाही मची है। तो 1 2 नहीं बल्कि 3 शहरों पर रूस ने अटैक किया है, हमला किया है और इन हमलों का असर भी दिख रहा है यूक्रेन पर। लगातार रूस के हमले। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जो हमले किए गए हैं रूस की तरफ से, खासकर ड्रोन अटैक के जरिए यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई है। इस बार रूस ने 3 शहरों को एक के बाद एक टारगेट किया गया। कीव पर 4 मिसाइलें 60 सेकंड में ही गिरती हैं, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। वहीं रूसी शहरों के ऊपर कैसे बारूद बरस रहा है। पुतिन का कहर इस वक्त यूक्रेन पर, कीव पर। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं इन हमलों को, और इन हमलों का रूस की तरफ से जिस तरह से कीव और तमाम शहरों को दहलाया जा रहा है, अब मोटिव क्या नजर आ रहा है, मकसद क्या नजर आ रहा है? बीते कुछ महीनों पहले की अगर हम बात करें तो ऐसा लग रहा था कि युद्ध धीरे धीरे करके शांत होता नजर आ रहा है, लेकिन अब तो जंगी ज्वाला भड़कती ही जा रही है।
लोग समझ रहे हैं कि शायद लड़ाई जल्दी ख़त्म हो जाए या धीरे धीरे ख़त्म हो जाए जी, मगर जो इसके लड़ाई के पीछे जो पूरा तात्पर्य था वो रशिया को उसकी जगह पे रखना, उसकी जो पावर है उसको कम करना। और ये लड़ाई यूक्रेन की ही लड़ाई नहीं है, वो नेटो की लड़ाई है जिसके अंदर कई यूरोपियन देश शामिल हैं। इसके अंदर भले ही वो फ्रंट के अंदर अपने सोल्जर्स ना डाल रहे हों मगर वो अपना इक्विपमेंट, फंडिंग और ब्लैक ऑपरेशंस करके ये पूरी सपोर्ट जो है यूक्रेन को दे रहे हैं। इस विंटर के अंदर जो अभी बीता गया विंटर है उसके अंदर ऐसा लगा था कि यूक्रेन शायद ये चीज़ समझ जाएगा कि एक लड़ाई ऐसे स्टेलमेट के ऊपर पहुंच गई है जहां पर लंबा समय चलने पर उनका नुकसान होने की ज़्यादा संभावना है। और रशिया के पास में एक ऐसी स्थिति थी जहां पर उसको जो भी अपनी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने थे वो उसने पा लिया था। मगर ज़ेलेंस्की को शायद अपने सर्वाइवल की ज़रूरत थी और वो ये चाहते थे कि ये लड़ाई कुछ ऐसे मुकाम पे पहुंचे ताकि वो अपनी पब्लिक को और लोगों को दिखा सकें कि वो जीत के कगार में हैं। मगर ये जो समय था पिछले एक आध महीने के अंदर बहुत बातें ऐसी चल रही थी कि यूक्रेन जीत के कगार पे है और रशिया हारने वाला है। मगर रशिया ने आई थिंक दोबारा से प्रूव कर दिया कि उसके पास जो एक इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है अपनी मिसाइल्स को जनरेट करने की और अटैक करने की यूक्रेन को, वो उसके पास है। अब जो स्थिति है वो वापस रशिया के फेवर में नज़र आ रही है क्योंकि जो वेस्टर्न सिस्टम से एयर डिफेंस के यूक्रेन के पास वो अभी ख़त्म होते जा रहे हैं। और ज़ेलेंस्की इस बात को बोल रहा है पब्लिकली कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं है और मेरे पास एयरक्राफ्ट्स नहीं है जो जिसके थ्रू मैं रशिया के ऊपर डोमिनेट कर सकूं। और आप चाहते हो कि आपकी लड़ाई मैं लड़ूं तो बिल्कुल सर, और मदद की गुहार भी मिलना, मदद की गुहार वो लगा रहे हैं। बहल सर, मदद आएगी कहां से? कौन सा ऐसा देश होगा जब इस एस्केलेटिंग वॉर सिचुएशन में अपने हाथ जलाने को तैयार होगा? लंबे समय से फ्यूलिंग तो होती रही है लेकिन अब ऐसा लग रहा है, पुतिन के हमलों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार इंटेंसिटी बढ़ने वाली है। इस बार शायद कुछ सोचकर पुतिन हमले कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे पहले यहां ये कहूंगा कि ट्रंप ने एक वार्निंग दी हुई है कि जून तक आपने जो करना कर लो, उसके बाद जून के अंत तक आते आते आपको ये युद्ध खत्म करना पड़ेगा क्योंकि अभी वो बिजी है मिडिल ईस्ट के अंदर। दूसरी बात बहुत अहम आ जाती है कि ईरान वॉर के बाद जब कमी आनी शुरू हुई ज़ेलेंस्की को वेपन सिस्टम्स की, एमिनेशन की, एयर डिफेंस सिस्टम्स की, तो उसने अपनी ऑपरेशनल स्ट्रेटजी को थोड़ा बदला। पहले उसने शुरू किया अट्रिशन बेस्ड वॉरफेयर जो कि फ्रंट लाइन ट्रूप्स के ऊपर है, चाहे वो आर्टिलरी गन से है चाहे वो ड्रोन्स के साथ है। दूसरा, मिड रेंज पे उसने लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को हमला किया रशिया की, जिससे फ्यूल, आर्म्स, एम्युनिशन सप्लाईज की कमी हो और वॉर वेजिंग कैपेसिटी कम हो रशिया की फ्रंट लाइन ट्रूप्स के लिए। और तीसरा, लॉन्ग रेंज इंटरडिक्शन जो किया, आर्थिक पे हमला किया, यानी कि उसकी 15 रिफाइनरीज पे, उसके एयर बेसिस पे, पोर्ट्स पे, टर्मिनस पे, जिससे 40% आउटपुट उसका एक्सपोर्ट का कम हो गया है और फ्यूल की क्राइसिस बढ़ती जा रही है रशिया के अंदर। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पिछले एक महीने के अंदर 100 स्क्वायर माइल का जो एरिया है वो यूक्रेन वापस लेने को सक्सेसफुल हो चुका है। अभी उसने एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो ली है ज़ापोरिजिया में, लेकिन 2 सेटलमेंट उसी समय पे खार्किव के अंदर रशिया ने ले लिए। तो इसका यह मतलब है कि यह अट्रिशन बेस्ड वॉरफेयर है। और जब स्विज़ने पे अटैक हुआ जहां 65 मारे गए ड्रोन पायलट्स और एक इंस्ट्रक्टर, तो वहां पे रशिया को एक मौका मिला। और जो मॉस्को पे जो अटैक हुआ और जो 15 रिफाइनरीज पे अटैक हो रहा है जो उसकी आर्थिक क्षमता को कम कर रहा है, तो रशिया को अब करना है कि ऐसा कुछ बड़ा। इसी वजह से बिल्कुल सही बात है। तो बड़े मोटिव्स के साथ इस बार हमले करता हुआ रूस नजर आ रहा है। इसके पीछे एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी पुतिन की। तो ज़ेलेंस्की ने हमले को लेकर पूरी जानकारी भी दी है। वहीं पुतिन ऐसा लग रहा है कि बारूदी प्रण ले चुके हैं, खौफ में नजर आ रहे हैं ज़ेलेंस्की, और वो खौफ ज़ेलेंस्की के चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। खबर देखिए क्या है। लगातार दूसरे दिन रूस का भीषण हमला हुआ है यूक्रेन पर। रूसी हमलों से यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मची है। बड़े हमले की आशंका पर मदद की अपील की गई है। ज़ेलेंस्की ने सहयोगी देशों को भी अलर्ट किया है। ज़ेलेंस्की ने एयर डिफेंस बढ़ाने पर जोर दिया है। ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि आज फिर यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी हो रही है।
यूक्रेन के कई शहरों पर हमला करेगा रूस। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे, सवाल यही है कि अगर ज़ेलेंस्की को यह पता था कि इसका बड़ा और खतरनाक अंजाम यूक्रेन को भुगतना पड़ेगा, तो फिर नेटो देशों की शय पर, अमेरिका की शय पर ज़ेलेंस्की ये करने के लिए तैयार क्यों हुए? क्यों रूस पर भीषण हमले किए जब अंजाम पहले से ही पता था? अभी भी अगर आप देखें तो यूक्रेन ने कई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए हैं। कोई ड्रोन है रोमानिया के ऊपर गिर गया, कोई पोलैंड के ऊपर गिर गया, और स्ट्रेट अवे वो कोशिश ये कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से बाकी भी जो यूरोपियन देश हैं इस लड़ाई के अंदर डायरेक्टली शामिल हो जाएं। और जो उसका एक मुद्दा था पावर में रहने का, वो चलता रहे, और जो ये एक ऑपरेशन ने स्टार्ट किया था उसकी कामयाबी का सेहरा उसके सर पे बंधे। मगर जो यूरोपियन देश हैं उनको मालूम है कि इस लड़ाई के अंदर ज़्यादा हासिल होने वाला नहीं है उनको, बिकॉज रशिया इज़ एक छोटा देश या छोटा पार नहीं है। कई लोग उसकी सामरिक क्षमता को ठीक तरीके से समझ नहीं पाते और एक उसकी सिविलाइजेशन क्षमता को समझ नहीं पाते। उसने बहुत मुश्किलात अपनी रशिया ने देखे हुए हैं, और उनके पास एक सिस्टम अवेलेबल है जिसके थ्रू जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है उसको यूक्रेन की तरह बाकी देशों की इसको सहायता की ज़रूरत नहीं है। वो अलग थलग रह करके भी अपनी लड़ाई जारी रह सकता है, और उसने आपको प्रूव किया। आज ये 5वां साल, 5.5 साल होने को जा रहे हैं इस लड़ाई के लिए, 4.5 साल, और फिर भी आपको नज़र आता है कि रशिया ने ये लड़ाई यूक्रेन ने शुरू करी एक तरीके से इंस्टिगेशन पर, मगर आज रशिया ने तकरीबन जितने भी उसके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है सर, इसका फ्लिप साइड भी तो देख सकते हैं कि रशिया पावर होने के बावजूद इसको कंक्लूड नहीं कर पाया। 5वें साल में ये जंग है। या वो देखिए, ऐसा है कि ये लड़ाई जब होती है कंक्लूड करना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज जब पूरी एक यूरोपियन नेटो माइट टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और पूरे सिस्टम के साथ में यूक्रेन के साथ लड़ाई लड़ रही है और रशिया अकेले इस लड़ाई को लड़ रहा है। दूसरा जो उसकी जो मेन इकोनॉमिक पावर, जैसे भी अश्विंदर साहब ने बताया, जो एयर कमोडोर अश्विंदर साहब ने बताया, जिसके अंदर इनकी जो तेल का जो साधन था, एक इकोनॉमिक टोटल इकोनॉमिक रिलायंस जो है तेल के ऊपर था, उसको स्क्वीज करने की कोशिश करी गई। तो वो सारी चीजें जब कुछ हद तक सफलता भी यूक्रेन को मिली है, उसका इंपैक्ट भी हमने देखा है। हमने देखा कि फ्यूल को एक्सपोर्ट करने से फिलहाल रोक दिया गया है रूस में। अब लगभग 15 से 20% इंपैक्ट इसका दिखाई दे रहा है उसके ऑयल प्रोडक्शन या फ्यूल प्रोडक्शन में, तो इसका इंपैक्ट जरूर दिख रहा है, लेकिन इसका रिएक्शन बहुत घातक साबित हो रहा है इस वक्त। तो ज़ेलेंस्की ने हमले को लेकर पूरी जानकारी भी दी है। वहीं पुतिन ऐसा लग रहा है कि बारूदी प्रण ले चुके हैं, खौफ में नजर आ रहे हैं ज़ेलेंस्की, और वो खौफ ज़ेलेंस्की के चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। खबर देखिए क्या है, लगातार दूसरे दिन रूस का भीषण हमला हुआ है यूक्रेन पर। रूसी हमलों से यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मची है। बड़े हमले की आशंका पर मदद की अपील की गई है। ज़ेलेंस्की ने सहयोगी देशों को भी अलर्ट किया है। ज़ेलेंस्की ने एयर डिफेंस बढ़ाने पर जोर दिया है। ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि आज फिर यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी हो रही है। यूक्रेन के कई शहरों पर हमला करेगा रूस। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे, सवाल यही है कि अगर ज़ेलेंस्की को यह पता था कि इसका बड़ा और खतरनाक अंजाम यूक्रेन को भुगतना पड़ेगा, तो फिर नेटो देशों की शय पर, अमेरिका की शय पर ज़ेलेंस्की ये करने के लिए तैयार क्यों हुए? क्यों रूस पर भीषण हमले किए जब अंजाम पहले से ही पता था? अभी भी अगर आप देखें तो यूक्रेन ने कई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए हैं। कोई ड्रोन है रोमानिया के ऊपर गिर गया, कोई पोलैंड के ऊपर गिर गया, और स्ट्रेट अवे वो कोशिश ये कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से बाकी भी जो यूरोपियन देश हैं इस लड़ाई के अंदर डायरेक्टली शामिल हो जाएं। और जो उसका एक मुद्दा था पावर में रहने का, वो चलता रहे, और जो ये एक ऑपरेशन ने स्टार्ट किया था उसकी कामयाबी का सेहरा उसके सर पे बंधे। मगर जो यूरोपियन देश हैं उनको मालूम है कि इस लड़ाई के अंदर ज़्यादा हासिल होने वाला नहीं है उनको, बिकॉज रशिया इज़ एक छोटा देश या छोटा पार नहीं है। कई लोग उसकी सामरिक क्षमता को ठीक तरीके से समझ नहीं पाते और एक उसकी सिविलाइजेशन क्षमता को समझ नहीं पाते। उसने बहुत मुश्किलात अपनी रशिया ने देखे हुए हैं, और उनके पास एक सिस्टम अवेलेबल है जिसके थ्रू जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है उसको यूक्रेन की तरह बाकी देशों की इसको सहायता की ज़रूरत नहीं है। वो अलग थलग रह करके भी अपनी लड़ाई जारी रह सकता है, और उसने आपको प्रूव किया। आज ये 5वां साल,
5.5 साल होने को जा रहे हैं इस लड़ाई के लिए, 4.5 साल। और फिर भी आपको नज़र आता है कि रशिया ने ये लड़ाई यूक्रेन ने शुरू करी एक तरीके से इंस्टिगेशन पर, मगर आज रशिया ने तकरीबन जितने भी उसके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है सर, इसका फ्लिप साइड भी तो देख सकते हैं कि रशिया पावर होने के बावजूद इसको कंक्लूड नहीं कर पाया। 5वें साल में ये जंग है। या वो देखिए, ऐसा है कि ये लड़ाई जब होती है कंक्लूड करना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज जब पूरी एक यूरोपियन नेटो माइट टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और पूरे सिस्टम के साथ में यूक्रेन के साथ लड़ाई लड़ रही है और रशिया अकेले इस लड़ाई को लड़ रहा है। दूसरा जो उसकी जो मेन इकोनॉमिक पावर, जैसे भी शुंदर साहब ने बताया, जो एक कमोडर शुंदर साहब ने बताया, जिसके अंदर इनकी जो तेल का जो साधन था, एक इकोनॉमिक टोटल इकोनॉमिक रिलायंस जो है तेल के ऊपर था, उसको स्क्वीज करने की कोशिश करी गई। तो वो सारी चीजें जब कुछ हद तक सफलता भी यूक्रेन को मिली है, उसका इंपैक्ट भी हमने देखा है। हमने देखा कि फ्यूल को एक्सपोर्ट करने से फिलहाल रोक दिया गया है रूस में। अब लगभग 15 से 20% इंपैक्ट इसका दिखाई दे रहा है उसके ऑयल प्रोडक्शन या फ्यूल प्रोडक्शन में, तो इसका इंपैक्ट जरूर दिख रहा है, लेकिन इसका रिएक्शन बहुत घातक साबित हो रहा है इस वक्त। तो दिमित्री पेस्कोव को आपने सुना, पुतिन का नया प्रस्ताव, एक दिन में युद्ध खत्म। पेस्कोव कह रहे हैं कि दिन के अंत तक युद्ध खत्म करना संभव है, ऐसा नामुमकिन नहीं है। ज़ेलेंस्की सेना को हटने का आदेश दें, रूस के दावे वाले इलाकों को खाली कर दें। अब इसके मायने भी समझिए। रूस अपनी पुरानी शर्तों को फिर दोहरा रहा है। रूस की शर्तों पर ही समझौते का भारी दबाव डाला जा रहा है यूक्रेन पर। युद्ध जारी रहने की वजह ज़ेलेंस्की की जिद है। कुल मिलाकर पेस्कोव यही बताने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को, युद्ध खत्म करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से कीव पर डाल दी गई है। अब आगे क्या होगा? कीव इन शर्तों को कभी स्वीकार नहीं करेगा। जी हां, इसके दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आते। रूसी सैन्य लॉजिस्टिक पर और ज्यादा हमले होंगे, इसका जवाब तो यही दिया जा सकता है। बहल सर, कुल मिलाकर रूस यह बताने की कोशिश कर रहा है कि जंग तुम्हारी वजह से शुरू हुई, खत्म भी तुम्ही को करनी होगी, और वो खत्म तभी होगी जब तुम हमारी सारी शर्तें मान लोगे। मतलब इलाका भी गया यूक्रेन का और हासिल भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली ये जंग जो शुरू हुई थी उसकी बुनियाद तो यही थी कि नेटो में शामिल कर लिया जाए यूक्रेन को। उसके तो दूर दूर तक कोई आसार है ही नहीं। बिल्कुल, और ये तो वैसे भी ट्रंप ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि नाटो में नहीं आएगा यूक्रेन। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज आ जाती है कि जो लास्ट मीटिंग हुई थी 16 फरवरी को, जबकि जो ट्राइलैटरल मीटिंग थी जहां पे रशिया, यूक्रेन और अमेरिका साथ में थे, तो वो वाली मीटिंग को अगर हम छोड़ दें, उसके बाद से अमेरिका का ध्यान सीधा मिडिल ईस्ट पे चला गया। रशिया की क्या शर्त है? रशिया की सबसे पहली शर्त है कि टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट बहुत क्लियर होने चाहिए, तभी मैं टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन बहुत क्लियर होने चाहिए, तभी मैं डिस्कशन टेबल पे आऊंगा। अभी दोनों साइड थक चुके हैं, 4.5 साल हो गए हैं, बहुत एट्रिशन हुआ है, इकोनॉमी पे भी बहुत नुकसान हुआ है। अब दोनों चाहते हैं, और इस बार पहली बार है कि पुतिन तैयार है डायरेक्ट बात करने के ज़ेलेंस्की से, चाहे मॉस्को में हो या न्यूट्रल जगह पे हो, अगर वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस को बहुत क्लियरली बताते हैं। और रशिया चाहता है कि पूरा का पूरा डोनेस्क, उन 99% लुहांस तो वो ले चुका है, 75-77% वो ले चुका है डोनेस्क। वो चाहते हैं कि बाकी डोनेस्क का एरिया भी खाली कर दे यूक्रेन, जो कि वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हो सकता है कि अगर प्रेशर बनाया जाए तो एग्जिस्टिंग सीज फायर लाइन पे कुछ ना कुछ एग्रीमेंट निकल सकता है, जब ट्रंप को खाली समय मिलेगा। बिल्कुल, और देखिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा इस बीच दावा आया है। रूस के टारगेट पर मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी, मिसाइल डिपो पर हमला कर सकता है रूस, ये ज़ेलेंस्की ने दावा किया। तब आपको बताते हैं कि रूस का नया लक्ष्य, रूस का नया टारगेट आखिर क्या है? यूक्रेनी मिसाइल प्रोडक्शन, और इससे ज़ेलेंस्की डरे हुए हैं। ज़ेलेंस्की का दावा क्या है? रूस के टारगेट पर मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी है, यूक्रेन की फैसिलिटी को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है रूस। मिसाइलों और ड्रोन डिपो पर इस बार रूस हमले करेगा। यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी ने यह जानकारी ज़ेलेंस्की को दे दी। और देखिए रूस के टारगेट पर कौन है, तो बैलिस्टिक मिसाइल सेंटर को टारगेट किया जाएगा, मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी, डिफेंस प्रोडक्शन फैसिलिटी,
एंटी ड्रोन सिस्टम, प्रोडक्शन फैक्ट्री, इन सबको टारगेट किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि रूस के टारगेट पर यूक्रेन के हथियार डिपो हैं। यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम को खत्म करना चाहता है रूस। ये ज़ेलेंस्की की तरफ से दावा किया जा रहा है। और देखिए, रूसी तेल खरीद पर छूट खत्म करेगा अमेरिका, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो का बयान, रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों में दी गई छूट समाप्त करेंगे। मार्च में प्रतिबंध के बाद से कुछ देशों को छूट मिली थी। तो रूस से सस्ता तेल बंद। जी हां, बड़ी खबर तो यही है कि रूसी तेल खरीद पर छूट खत्म करने जा रहा है अमेरिका। मार्को रूबियो ने कहा है कि रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों में दी गई छूट को हम समाप्त कर देंगे। रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाना अमेरिका की मूल नीति है। वर्तमान में रूसी तेल पर जो छूट दी गई थी वो अस्थायी है। वैश्विक बाजार में तेल आपूर्ति बनाए रखना हमारा उद्देश्य है। और मार्च में प्रतिबंध के बाद से कुछ देशों को छूट मिली थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो छूट हम खत्म करेंगे। पांडे सर, हॉर्मुज खुला नहीं है। पहले से ही अपने टैरिफ पॉलिसी को लेकर ट्रंप ने दुनिया भर के देशों को नाराज कर रखा था। एक अजीब सी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी वो कर रहे थे। एक बार फिर से वही राग छेड़ा जा रहा है अमेरिका की तरफ से। कितना फीजिबल है ये, कितना नुकसान कर सकता है अमेरिका को अगर ये स्थिति बनी रही? क्योंकि पहले ईरान से वॉर तो नहीं चल रही थी, लेकिन अब जंग की वजह से पहले ही बहुत संकट है कई देशों पर ईंधन का, तेल का। और जैसे जैसे ये लड़ाई के अंदर शामिल रहेंगे और ये सीज फायर का जो सिलसिला है, रुक रुक के लड़ाई चलता रहेगा और हॉर्मुज बंद रहेगा। मगर बड़ा एक ओपनली जो ट्रंप और उसकी जो टीम है ये बड़ा साफ साफ बोलती है कि आपको तेल की प्रॉब्लम है, आप हमारे पास आइए, वेनेजुएला से तेल लीजिए, वहाँ पे हमारी कंपनीज काम कर रही हैं, हमारे पास तेल है, उसकी कोई कमी नहीं है, आप हमसे तेल हासिल कीजिए। तो ये जो एक चीज़ है जहाँ पावर डिमिनिश हो रहा है अमेरिका का, क्योंकि अभी उसकी जो कैपेबिलिटी है इन सब चीज़ों को रीइंफोर्स करने की, एनफोर्स करने की भी काफ़ी कम होती जा रही है जी। तो जो ये सिस्टम है, आप ये देखिए, जो बहुत ज़्यादा तेल को यूज़ करने वाले देश हैं वो अमेरिका की बात तो सुन नहीं रहे। चाइना का जो तेल से लेना देना है रशिया के साथ वो चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। पांडे सर, बैल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। बिहार की राजधानी पटना से ये खबर है, पटना में खान सर के कोचिंग पर हमले का वीडियो सामने आ गया है। वीडियो में पत्थरबाजी करते दिख रहे हैं हमलावर। विरोध करने पर गार्ड के साथ भी मारपीट की गई। खान सर का जो कोचिंग सेंटर है उसके गार्ड के साथ भी मारपीट की गई है। गार्ड का अस्पताल में इलाज चल रहा है, उसे इस कदर पीटा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये देखिए तस्वीरें, हमले का ये पहला वीडियो है जो कि सामने आया है। किस तरह से खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला किया गया, जो गार्ड यहां पर मौजूद था उसके साथ मारपीट की गई है और वो घायल बताया जा रहा है, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट पर हमले का यह पहला सीसीटीवी फुटेज है जिसमें हमलावर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। क्या हुआ यह बहुत हद तक पता चल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, सीसीटीवी में गार्ड से मारपीट करते भी लोग नजर आ रहे हैं। लाल घेरे में हम आपको उन लोगों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिन्होंने खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट पर हमला किया, गार्ड को पीटा, कोचिंग में तोड़फोड़ कैसे की गई ये आप जरा देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। हमला करने वाले कौन हैं, इनके चेहरे साफ तौर पर पहचाने जा सकते हैं क्योंकि ये जो सीसीटीवी फुटेज है इसमें कई हमलावरों के चेहरे कैद हुए। दिल्ली से ताजा खबर आ रही है। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में रेस्टोरेंट में आग लग गई है। रेस्टोरेंट में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया है। आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। मौके पर फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखिए।